तो नेक्स्ट जैसे मैंने बता दिया कि आपने इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर ये कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो इसका मतलब अब जो कोऑर्डिनेट हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने उनको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आगे जैसे मैंने बताया कि इस इक्वेशन के लिए को हम z के लिए सॉल्व कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इट मे बी सॉल्व्ड फॉर z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये मैं पहले बता ही चुका हूँ। Then to an arbitrarily assigned pair of values of x and y, there corresponds a position of the particle on the surface S। तो जैसे मैंने बताया कि मान लो आपने z की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है, तो आपकी जब आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको z की वैल्यू भी आ जाएगी। दैट मीन्स x और y की वैल्यू निकाल के आपको एक पार्टिकल की पोजीशन का पता चल जाएगा। पार्टिकल की पोजीशन का मतलब है कि एट पर्टिकुलर टाइम x और y और z की क्या वैल्यू है। ठीक है, पर पहले 3 चाहिए थे, अब 2 ही बच गए। तो इसको क्या लिखेंगे आप कि आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल पता चल जाएगी ऑन सरफेस S। हेंस x y आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड द कंस्टेंट पार्टिकल्स हैज 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये पहले बता चुका मैं कि एक्स वाई अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, तो अब 3 की जगह 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी। दस कंस्ट्रेंट्स रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब अब कंस्ट्रेंट्स का क्या रोल हो गया कि जो कंस्ट्रेंट्स थे उन्होंने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन। अब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, जिसको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो रिड्यूस हो गए। तो दैट मीन्स अगर आपको पूछे कि कंस्ट्रेंट का क्या रोल होता है, तो क्या रोल हो गया कंस्ट्रेंट का कि कंस्ट्रेंट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स कंस्ट्रेंट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम। अब ये तो एग्जाम्पल आ गई जब 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे, ठीक है, और उनको रिड्यूस होकर 2 बन गए। अब आप एक जनरल सिस्टम ले लो। कंसीडर नाउ ए जनरल केस ऑफ ए सिस्टम विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मतलब उस सिस्टम के n जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। तो n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लिए Q1 Q2 Qn। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। लेट अस सब्जेक्ट द सिस्टम टू सर्टेन कंस्ट्रेंट। अब देखिए बाद में हम एक लाइन लिखेंगे कि जब भी मैकेनिक्स में हम कोई सिस्टम लेते हैं तो फ्री सिस्टम जो है वो ओनली एक्सेप्शन ही होती है, जिसको हम सोच ही सकते हैं। हर एक सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होता है कि जब भी आपका कोई पार्टिकल मूव करेगा तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन होगी मूव करने की। ठीक है, वो हमेशा कंस्ट्रेंट पार्टिकल होगा, दैट विल मूव अंडर सम कंडीशंस। ठीक है, फ्री पार्टिकल जो है वो दैट इज ओनली एक्सेप्शन। ठीक है, तो मान लो कि ये कोई सिस्टम है जिसके n जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं और उसको आपने सब्जेक्ट किया क्योंकि उसके ऊपर आपके कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। मान लो वो कंस्ट्रेंट कितने k इक्वेशंस हैं कि k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं कि कोई जैसे मान लो ये Q1 Q2 Qn है। ठीक है, तो कोई इक्वेशन है, इनमें कोई इक्वेशंस होंगी। ठीक है, जैसे XYZ में इक्वेशन होती हैं वैसे Q1 Q2 Qn में इक्वेशंस हैं जो सेटिस्फाई हो रही हैं, और वो कितनी इक्वेशंस हैं, k इक्वेशंस हैं ऑफ द फॉर्म। अब इन इक्वेशंस को FR मतलब F1 फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn, R को 1 ले लें, F2 दूसरी इक्वेशन होगी इक्वल टू 0, F3 तीसरी इक्वेशन, R को K पुट करो, F के kth इक्वेशन, और वो इक्वेशन जो होंगी दैट विल बी रिलेशन बिटवीन Q1 Q2 Qn। तो आपके पास k इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब ये k इक्वेशन जो हैं ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। तो जैसे ऊपर हमने बताया कि अगर XYZ में एक इक्वेशन थी तो उस इक्वेशन में को सॉल्व कर लिया था आपने z के लिए इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, वी में सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर k ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कि इनमें से कि n में से k इक्वेशंस है ना, तो k जैसे 3 इक्वेशंस हो, जैसे XYZ में 3 इक्वेशन हो मान लो।
ठीक है। ऊपर वाले सिस्टम में तो हमने एक इक्वेशन ली, तो एक वेरिएबल के लिए सॉल्व होगी वो z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। 3 इक्वेशन हो तो 3 वेरिएबल के लिए सॉल्व हो जाएंगी। अब ये n वेरिएबल है और k इक्वेशंस हैं, तो ये k वेरिएबल्स के लिए, k कोऑर्डिनेट्स के लिए सॉल्व हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग n माइनस k कोऑर्डिनेट्स। जैसे z सॉल्व हुआ था इन टर्म्स ऑफ x एंड y, वैसे ही ये जो है, ये जो इक्वेशंस हैं, ये k इक्वेशंस हैं, तो ये k कोऑर्डिनेट्स के लिए सॉल्व हो जाएंगे। मतलब जैसे Q1 की वैल्यू आ सकती है इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग, Q2 की वैल्यू आ सकती है इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग। तो टोटल नंबर ऑफ कितने वेरिएबल्स, कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, k कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू आ जाएगी, जिनके लिए सॉल्व हो जाएगी। तो टोटल आपके n है, n में से k के लिए सॉल्व हो गई, ठीक है। तो जैसे z सॉल्व हुआ था इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो ये जो k है, ये रिमेनिंग जो बच गए n माइनस k कोऑर्डिनेट्स, उनकी टर्म में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। These n minus k coordinates can be varied independently without violating the constraints। कि जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अब x और y को आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो x और y को वेरी करेंगे पर कंस्ट्रेंट इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। तो वैसे ही ये जो n माइनस k वेरिएबल है, जिनकी फॉर्म में आपने k कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाली है, तो जो n माइनस k कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आप वेरी कर सकते हैं विदाउट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट्स। दस कंस्ट्रेंट सिस्टम है। अब क्योंकि जो ओरिजिनल सिस्टम था उसमें n कोऑर्डिनेट्स थे, n में से आपने अब इक्वेशन से निकाल ली, k कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग n माइनस k। तो इसका मतलब अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स n नहीं रहे, अब n माइनस k बच गए। कि जैसे यहाँ पे अब 3 नहीं बचे थे, 2 बच गए थे, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपने k कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ n माइनस k कोऑर्डिनेट्स, तो जो n माइनस k कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेरी करने से आपको सिस्टम की पोजीशन का पता चलता रहेगा। तो दैट मीन जनरलाइज कोऑर्डिनेट अब n नहीं होंगे, n माइनस k होंगे, ठीक है। 10 द कंस्ट्रेंट सिस्टम हैज n माइनस k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर n माइनस के हैं तो दैट मीन n माइनस k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके Q1 Q2 सो ऑन अप टू Qn माइनस k। मान लेते हैं कि जो n माइनस k जिनकी फॉर्म में k की वैल्यू निकाली है वो हैं Q1 Q2 सो ऑन अप टू Qn माइनस k। तो दीज may be taken as generalized coordinates of the system।